चलिए, तो आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ। और मैथ में जो टॉपिक है हम लोग का बहुपद, और इस बहुपद टॉपिक को हम लोग बहुत इजी तरीके से सीखने वाले हैं, जो कि हर बच्चा, जो भी बच्चा पढ़ने वाला है, मैथ उसको नहीं आता है, उसको कुछ भी नहीं आता है, जानता ही नहीं है बिल्कुल, फिर भी वो प्रयास करके एक आसान से आसान तरीके से इस चैनल से बहुपद नहीं, मैथ की हर कंडीशन को सीखेगा। बट अभी हम लोग का टॉपिक है बहुपद, और बहुपद में हम लोग सीखने वाले हैं बहुत इजी तरीके से कि बहुपद की कैलकुलेशन, बहुपद में कैसे क्वेश्चन लगाएं, बहुपद को हम कैसे पहचानें, मतलब जो भी हम लोग बहुपद वाली कंडीशन को आज आसान तरीके से देखने वाले हैं कि हम लोग कैसे कर पाते हैं और कैसे कर सकते हैं। अभी तक जो भी हम लोग नहीं करने आता था, वो सारी कंडीशन को आज हम लोग देखेंगे, और सभी हमें उम्मीद है कि हर बच्चा बहुपद सीख सकता है और एकदम आराम से क्वेश्चन को लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं बहुपद। तो सबसे पहले बहुपद में ये हम लोग जानने वाले हैं कि बहुपद होता क्या है, यानी बहुपद हम लोग कह किसे सकते हैं, या बहुपद को हम पहचान कैसे सकते हैं। यानी बहुपद में जो भी कंडीशनल चीजें हैं, उस चीज को हम लोग जानेंगे कि बहुपद को पहचानने का तरीका क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं बहुपद किसे कहा जाता है। तो मैं यहाँ से एकदम इजी तरीके से, हर बच्चा पहले देखिए, एक बात कंडीशन ये है कि हर बच्चा ये बात पढ़ना जानता होगा, ये पढ़ा होगा कि चर संख्या और अचर संख्या, संख्याओं के बारे में उसे ज्ञान होगा, तो उम्मीद है कि वो बहुपद जान सकता है कि क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि चर संख्या बच्चा पढ़ लिया होगा कि चर संख्या किसे कहते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे बता देना चाहूंगा कि चर संख्या जो होता है, चर संख्या यानी चर संख्या जो होती है, तो चर संख्या हम यहाँ पर कर सकते हैं कि चर संख्या ए से जेड तक होता है। मैं यहाँ डिफिनेशन नहीं समझा रहा हूँ, मैं सीधी सीधी बात बता रहा हूँ कि इजी तरीके से पहचान सके बच्चा, क्योंकि कैलकुलेशन हमें करने आना चाहिए। और बाकी डिफिनेशन तो सीखा होगा, हमें उम्मीद है कि पूरा वो बातें कि सीखा होगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चर संख्या ए से जेड तक की जो संख्याएं होती है उसे हम चर संख्या कहते हैं। फिर दूसरी बात आती है अचर संख्या का, यानी अचर संख्या हम किसे कह सकते हैं। तो अचर संख्या की मैं बात करूं कि जो गिनती की संख्या होती है, यानी 1 से लेकर के अनंत तक, मैं कहूं 1 2 3 जब तक ये अनंत तक जा सकता है, अर्थात गिनती की जो संख्या होगी उसे हम लोग अचर संख्या कहते हैं। चलिए, इतनी बात तो बच्चा सीख ही चुका होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम देखते हैं कि चर संख्या और अचर संख्या जब पहचान सकता है, तो हम एक बात यहाँ पर कहना चाहेंगे कि जब चर संख्या और अचर संख्या को जब मिला दिया जाए, हाँ, चर संख्या और अचर संख्या को जब आपस में हम लोग मिला देते हैं, एक साथ करके लिख देते हैं, तो यहाँ पर जो कंडीशन आती है, मैं कहूँ कि चर संख्या और अचर संख्या को जो मैं एक साथ जोड़ दूं, अर्थात मैं यहाँ पे प्लस कर दे रहा हूँ, जोड़ दे रहा हूँ, तो ये दोनों जोड़ने के बाद जो पोजीशन आएगा, इसका नाम क्या आ जाएगा। तो इसका नाम आ जाएगा, हम कह सकते हैं यहाँ पर इसको बीजीय व्यंजक, इसको हम लोग बोलेंगे बीजीय व्यंजक, इसको हम बोलेंगे बीजीय व्यंजक। बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे कि बीजीय व्यंजक किसे कहेंगे। तो चर और अचर के सम्मिलित रूप जो होगा, अर्थात जो भी हम लोग एक साथ करके उनको रख देंगे, तो वही जो हमें व्यंजक प्राप्त होगा वो व्यंजक कहलाएगा बीजीय व्यंजक। यानी जो बीजीय व्यंजक में हम लोग कह सकते हैं कि चर और अचर के जो सम्मिलित रूप होगा, अर्थात मैं कहूं कि बताइए 1 2 क्या है, अचर राशि यानी अचर संख्या, x क्या है, तो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि चर संख्या है। यानी ये जो चर और अचर एक साथ आया हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि एक प्रकार की ये व्यंजक है, और ये व्यंजक कौन सा है, तो ये आपका बीजीय व्यंजक है, यानी ये आपका बीजीय व्यंजक है। मैं आपसे बोलूं कि जरा बताइए y² फिर x² प्लस का 3y प्लस का 2y², जरा एक बात समझिए कि यहाँ पर जो आप देखे हुए हैं चर संख्या और अचर संख्या, वो चर संख्या और अचर संख्या का जो कंडीशन है यहाँ पर दिखाई दे पा रहा है कि नहीं। तो देख लीजिए, ये आपका अचर, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो आप समझ लीजिएगा कि एक छुपा रहता है, जो आप पहले से ये जान चुके होंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, तो एक, और ये आपका एक जो है अचर माना जाएगा, और ये जो y आपका चर संख्या है, ये दो आपका अचर
ये आपका चर, ये आपका अचर, ये आपका अचर, ये आपका चर, यहाँ भी चर, अर्थात चर और अचर का सम्मिलित रूप है। चर और अचर का सम्मिलित रूप है। जब चर और अचर का सम्मिलित रूप है तो इस रूप का आप आराम से नाम दे सकते हैं कि बीजीय व्यंजक है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ तक हमको उम्मीद है कि हर बच्चा सीख चुका होगा, बट फिर भी हम लोग रिवीजन के तौर पे इसको देखेंगे कि बीजीय व्यंजक है क्या चीज। तो आप देख लीजिए कि चर और अचर के जो सम्मिलित रूप है वही कहलाएगा बीजीय व्यंजक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है बीजीय व्यंजक समझने में। हम उम्मीद है कि ये बच्चा समझ पा रहा होगा कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, यानी बीजीय व्यंजक में कोई दिक्कत नहीं आ सकता है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि बीजीय व्यंजक हमारा टॉपिक नहीं है, टॉपिक है बहुपद। हम लोग देखेंगे बहुपद क्या है। तो बीजीय व्यंजक यहाँ से देख पा रहे हैं कि बीजीय व्यंजक हम मैं लिख दूं जो भी मन में आ रहा है आपको, x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, बताइए ये क्या बीजीय व्यंजक है। हम डायरेक्ट समझेंगे अभी बीजीय व्यंजक है, यानी बीजीय व्यंजक का मतलब कि चर और अचर के सम्मिलित रूपों को हम एक साथ रख दें तो वो कहला जाएगा बीजीय व्यंजक, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए यहाँ तक देख लीजिए क्या स्थिति है, यानी हम लोग अब आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने का मतलब है कि हम लोग बहुपद के टॉपिक पे चलेंगे। चलिए बीजीय व्यंजक जब समझ में आ गया, अब आगे हम लोग बढ़ेंगे कि जो बीजीय व्यंजक होता है उस बीजीय व्यंजक का कुछ नामकरण होता है, अर्थात बीजीय व्यंजक का जो कंडीशन होती है अचर संख्या और चर संख्या के हिसाब से उस बीजीय व्यंजक का नामकरण होता है। यानी बीजीय व्यंजक का नामकरण के हिसाब से मैं बात करूं तो बीजीय व्यंजक अपनी स्थिति के हिसाब से, व्यंजक अपनी स्थिति के अनुसार से दो प्रकार की होती है। ये व्यंजकें दो प्रकार की होती है, हाँ बिल्कुल दो प्रकार की। अब ये दो प्रकार में कौन कौन ये व्यंजक होता है? व्यंजक को दो भागों में बांट दिया गया है, यानी व्यंजक को दो भागों में बांटा गया है। कौन से व्यंजक को? बीजीय व्यंजक को दो भागों में बांटा गया है। एक बांट दिया गया है, एक बांटा गया है तो उसी का नाम है बहुपद, और दूसरा है आपका समीकरण। यानी बीजीय व्यंजक दो भागों में बट गई है। अब यहां पर बीजीय व्यंजक दो भागों में बटा हुआ है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि एक जो कंडीशन आती है बहुपद की और दूसरी कंडीशन है समीकरण की। अब ध्यान दीजिएगा, मैं बोलूं बताइए बहुपद क्या हो सकता है और समीकरण क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिएगा बहुपद और समीकरण में ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, केवल अंतर होता है तो आप कह सकते हैं इसमें जो अंतर केवल समीकरण में मैं बात करूं तो आप बस याद रखिएगा कि समीकरण में पक्ष जो होता है दो होता है, एक बायां और एक आपका होता है दायां, यही आपको ध्यान रखना होगा बस। यानी समीकरण में आपको दो पक्ष मिलेगा, एक मिलेगा बायां दूसरा मिलेगा दायां, यानी बायां और दायां दो पक्ष होंगे और दोनों पक्षों के बीच में आपको एक बराबर का साइन लगा होगा, यानी ये आपका समीकरण कहलाएगा। जैसे में यहां पर देख लीजिए, यानी 2x प्लस का y बराबर 0। देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये बराबर है, इसके साइड में इधर एक 0 का संख्या लगा हुआ है, ये आपका संख्याएं लगी हुई हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये आपका बायां पक्ष है और ये आपका दायां पक्ष है, यानी पक्ष दो दिखाई दे रहे हैं, बीच में बराबर लगा हुआ है, ये आपका समीकरण का रूप है, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका समीकरण का रूप है। यानी समीकरण में हमेशा बराबर लगा होगा, बराबर के लेकर के दो साइडें होंगी, यानी दो पक्ष मिलेगा, एक मिलेगा दायां और एक मिलेगा बायां, अर्थात बायां और दायां दो पक्ष पाए जाएंगे, उसको हम लोग समीकरण कहेंगे। अगर मैं यहीं पे आपसे कहूं कि आप समीकरण तो समझ में आ गया, समीकरण के अलावा मैं यहाँ पे बस बहुपद की मैं बातें करूं तो कुछ मत कीजिए, यहां से मैं बराबर का चिन्ह हटा दूं, अर्थात मैं यहां से कह दूं कि यहां पर तो बराबर लगा हुआ था, मैं इसी को ऐसे लिख दूं 2x प्लस का y, बिल्कुल ये आपका बहुपद की कंडीशन हो जाएगी, अर्थात ये बहुपद कहलाएगा। बातें समझ में आ गई? ये चीजें हम लोग बहुपद कहेंगे, अर्थात इसको हम समीकरण बोलेंगे और इसको हम बहुपद कहेंगे, यानी ये हमारा समीकरण और ये हमारा बहुपद। तो देख लीजिए बहुपद और समीकरण में ज्यादा खास का अंतर नहीं होता है, यानी केवल समीकरण में दो पक्षें मिलती है और बहुपद में हमारा जो भी होगा एक पक्ष होगा। यहाँ हमारा बहुपद जो होगा यानी केवल एक पक्ष और समीकरण हमारा दो पक्ष होगा, यानी यहां तक हमें
कोई दिक्कत नहीं। तो फिर हम लोग बहुपद को समझने वाले हैं, ना कि समीकरण। यानी मैं यहाँ पर अंतर दिखा रहा था केवल कि अंतर यही होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुपद को लेकर के। बहुपद आप समझ लीजिए कि बहुपद का हम लोग पढ़ने वाले हैं नामकरण। चलिए बहुपद समझ में आ गया कि बहुपद हम लोग देख सकते हैं कि डायरेक्टली जिसमें बराबर का साइन न लगा हो वो बीजीय व्यंजक, जिसमें दो पक्ष न मिले वो हमारा बहुपद होगा। यानी वो बीजीय व्यंजक जिसमें हमारे पास देखा जाए तो केवल एक पक्ष मिलेगा यानी साइड एक मिलेगी, उसको हम लोग बहुपद की कंडीशन में देखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि बहुपद हम देख रहे हैं कि बहुपद का नामकरण। चलिए बहुपद का नामकरण, यानी जब बहुपद का हम लोग नामकरण पढ़ेंगे, बहुपद का नामकरण यानी बहुपद का नामकरण हम कैसे कर सकते हैं। तो बहुपद का नामकरण हम लोग करने वाले हैं किस तरीके से। तो बहुपद का नामकरण हम लोग करने वाले हैं सबसे पहले चर के आधार पे। पहला हम कर सकते हैं चर के आधार पर। चर के आधार पे बहुपद का नामकरण हम लोग करने वाले हैं। यानी चर के आधार पे बहुपद का नामकरण हम कैसे करेंगे, तो बस आप आराम से देखते जाइए कैसे आसानी तरीके से हम सीख सकते हैं, देख सकते हैं कैसे हम पहचान सकते हैं। तो चर के आधार पे नामकरण हम लोग कैसे करेंगे, तो बस ध्यान रखिएगा चर का नामकरण चर की संख्या के आधार पे होगा। यानी चर जितनी बार आई होगी उतना ही, जितना चरों की संख्या होगा उतना ही उसका नाम आ जाएगा। अर्थात जैसे मैं कहूं यहाँ पे मैं बोलूं xy प्लस का 3t प्लस का 4y स्क्वायर। चलिए यहाँ पर मैं बात आपसे कहूं, इसमें जरा काउंट कीजिए कि चरों की संख्या कितनी है। अर्थात आप कह सकते हैं 2 3 4, नहीं, ये चरों की संख्या नहीं है। चर की संख्या कहने का मतलब ये है कि आप जरा देखिए कि इसमें चर कौन कौन आए हैं। मतलब कि चर कौन कौन, एबीसीडी की संख्याएं जो है कौन कौन है। x है, y है, x है, y है, यहां भी y है, कोई दिक्कत नहीं। x और y, इसके अलावा और कोई है? हाँ बिल्कुल है, t है। x y और t। जब x और y और t, तो जरा बताइए x 1 y 2 t 3। अर्थात ये मैं कह सकता हूं कि इसमें कितने चर आए हुए हैं, 3 आए हुए हैं। अर्थात चर है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 चर वाले बहुपद। यानी इसको हम लोग बोलेंगे 3 चर वाले बहुपद। बिल्कुल देख सकते हैं कि चरों की संख्या 3 है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे 3 चर वाले बहुपद। अगर मैं बोलूं 2x प्लस का y, देखिए इसमें चरों की संख्या x और y, x y 2 आया हुआ है, हम इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे द्विचर वाले बहुपद। देख लीजिए, यानी चरों की संख्या के आधार पे हम देख पा रहे हैं कि चर जितना रहेगा उसके हिसाब से उसका नाम पड़ेगा। चर जितना रहेगा उसके हिसाब से उसका नाम पड़ेगा। देख लीजिए 2 चर था, द्विचर वाले बहुपद। अब ध्यान रखिएगा, आगे मैं इसी को कहूं कि क्या आप इसका नामकरण दे सकते हैं, बिल्कुल xy प्लस का 3z प्लस का t। देख लीजिए 1 2 3 और 4, अर्थात 4 हम कह सकते हैं चतुर्थ चर वाले बहुपद। यानी चतुर्थ चर वाले बहुपद हम इसका नाम दे सकते हैं चर वाले बहुपद। बिल्कुल आप देख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
यानी आप आराम से नामकरण चर के हिसाब से कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग आराम से इसका नामकरण लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा कैसे कर रहे हैं हम लोग। यानी यहाँ पर बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिए, आपको सारी बातें फिर से बता दी जाएंगी। यानी बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग समझ रहे हैं। आगे देखिए, आगे हम लोग समझने वाले हैं अगला कंडीशन क्या हो सकता है, तो मैं मिटाऊंगा। अगला ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो नामकरण करने वाले हैं नंबर सेकेंड, बहुपद का जो नामकरण है नंबर सेकेंड है, ये आपका घात के आधार पर नामकरण। चलिए घात के आधार पे नामकरण, चलिए घात के आधार पे सबसे पहले आप देख लीजिए, घात और गुणांक में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए क्या होता है। मैं आपसे कहूं 2x स्क्वायर प्लस का 3y स्क्वायर, ये आपका एक बहुपद है, बिल्कुल हाँ बिल्कुल बहुपद है, यानी ये आपका दो चर इसमें शामिल है, द्विचर वाले बहुपद हो गए, चर के आधार पे नामकरण करें तो। चलिए हम लोग लेकिन घात के आधार पे सीखने वाले हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी घात के आधार पे होगा तो हमें सीधे सीधे सबसे पहले आपको देखना होगा चर संख्या, यानी सबसे पहले क्या देखना होगा, चर संख्या। मैं यहां से बात करूं कि चर संख्या, चर संख्या में आपको क्या देखना होगा, चलिए चर संख्या में आपको देखना होगा कि चर संख्या में आपको देखना होगा कि चर संख्या कि जब घात के आधार पे हम लोग देख लिए कोई दिक्कत नहीं, चर संख्या जब घात के आधार पे देखेंगे तो चर संख्या आपको देखना होगा, चर संख्या सबसे पहले आप देखिएगा कि उसमें आप आराम से कर सकते हैं, यानी चर संख्या में देखिएगा केवल एक चर संख्या उसमें शामिल हो, यानी उसी बहुपद में हम लोग घात के आधार पे करने वाले हैं, यानी जिसमें चर संख्या केवल एक हो उसके घात को आधार पे हम लोग नामकरण करेंगे, यानी बाकी और किसी को नहीं। चलिए आगे हम लोग देखने वाले हैं कि चर संख्या के घात के आधार पे नामकरण जब करने वाले हैं तो चर संख्या आपको देखना होगा। चर संख्या इसमें कौन है, x है, बिल्कुल आप x है देख रहे हैं, यानी x है। अब x में आप देख लीजिए x जो भी संख्या x है, यानी घात कहां होगा, मैं कहूं यहां पर देखिए सबसे पहले इसी पे मैं लेकर समझा देता हूं, यानी जो आपका ये ऊपर है, ये जो ऊपर लगा हुआ है इसे हम लोग घात बोलते हैं, और जो इसके साथ में यहाँ पे लगा हुआ है ये हम गुणांक बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं, यानी इसको हम लोग गुणांक कहते हैं, यानी ये आपका घात और ये आपका गुणांक हुआ। यानी अब हम लोग देखिए, मान लिया जाए कि मैं आपसे कहूं x यहाँ पर केवल मैं लिखा हूं, तो जरा बताइए कि इसका घात और गुणांक क्या है, तो देख लीजिए कुछ भी नहीं, यहाँ पर इसका कुछ नहीं है तो आप एक समझ लीजिए, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो ये भी आपको एक माना जाएगा, अर्थात मैं इसका घात बात करूं तो इसका घात आप कर सकते हैं एक होगा, और इसका घात आप कर सकते हैं, यानी इसका गुणांक आप कर सकते हैं कि गुणांक भी एक होगा, यानी गुणांक भी एक होगा, यानी आप कह सकते हैं गुणांक एक और घात एक जब कुछ नहीं लगा है तो। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लिख दिया माइनस का x और x बस यहीं देख लीजिए, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूं कि इसका कुछ नहीं है, मैं समझ पाऊंगा कि यहाँ पर एक है और यहाँ पर समझ लीजिए एक है, यानी ये आप देखिए गुणांक होगा और ये आपका घात होगा। तो आपसे पूछा जाए तो घात यहाँ पर आप बता सकते हैं कि एक होगा, लेकिन गुणांक आपसे पूछा जाए कि गुणांक बताइए तो गुणांक आप बताएंगे कि एक नहीं, माइनस लगा चिन्ह के साथ बताना होगा, अर्थात माइनस का एक होगा, यानी गुणांक और घात तो कोई दिक्कत नहीं करेगा, गुणांक भी समझ में आ गया, घात भी समझ में आ गया। जब गुणांक और घात समझ में आ गया तो मैं फिर से इसको मिटाकर आगे बढ़ूंगा, यानी देख लीजिए गुणांक और घात समझ में जब आ गया होगा तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे इसमें बढ़ेंगे कि नामकरण कैसे करेंगे। तो देख लीजिए नामकरण कैसे करने वाले हैं, तो गुणांक और घात, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, घात सबसे ज्यादा जो होगा उसी का नाम लिया जाएगा, यानी चर संख्या का मैंने क्या बोला, घात जो बड़ा संख्या होगा, जो बड़ा संख्या वही उसका नाम हो जाएगा। चलिए इसका मान लेते हैं कि चर संख्या देखिए x आया है, यहाँ भी x है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर घात देखिए कुछ नहीं तो एक है, बताइए घात 2 और 1 है, बिल्कुल इन दोनों में कौन बड़ा है, 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है, बिल्कुल आप कह सकते हैं 2 बड़ा है,
जब 2 बड़ा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्वि, 2 है ना, द्वि, और घात के आधार पे बोल रहे हैं तो घात, और नाम दे देंगे बहुपद। बिल्कुल आप बोल सकते हैं द्विघात बहुपद, यानी यहां पर आगे द्विघात बहुपद, तो आप आराम से द्विघात बहुपद इसको कर सकते हैं। फिर आगे मैं बोलूं x प्लस का y, x प्लस का 2, चलिए जरा बताइए, कुछ नहीं तो 1, बिल्कुल जब 1 होगा तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे, 1 को रैखिक बोलते हैं, एक घात नहीं, इसको हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहां से मैं बोलूं 2x³ प्लस का 3x प्लस का 2, इसमें देखिए x यहां, x यहां, इसका घात 1, इसका घात 3। चलिए कौन बड़ा है, 3 बड़ा है। जब 3 बड़ा है तो आप कह सकते हैं कि ये आपका होगा त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। यानी घात के आधार पे नामकरण तो आप दे सकते हैं, नामकरण कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अब आराम से नामकरण करते रहिए। यानी इसके आधार पे जो घात बड़ा होगा उसी का नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा, अर्थात उसका नामकरण उसी के आधार पे हो जाएगा। चलिए हम लोग ये बात तो समझ में आ गया, हम लोग को यहां तक समझ में आ गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे, घात के आधार पे नामकरण भी हो गया, नामकरण आप आराम से देख सकते हैं, नामकरण आप कर सकते हैं, यानी किसी भी बहुपद का नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग इसमें देखने वाले हैं ये चीजें कि घात के आधार पे, चर के आधार पे नामकरण सीख गए, नाम तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, नाम रख देंगे, किसी भी बहुपद का नाम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नाम तो रख देंगे, लेकिन नामकरण के आधार पे अगर जो मैं बोलूं, अगर आपसे बोला जाए कि घात के आधार पे जो बहुपद है उसका व्यापक रूप क्या हो सकता है, मैंने क्या बोला, जो घात के आधार पे बहुपद है उसका व्यापक रूप या शुद्ध रूप क्या होगा। तो चलिए यहां पर देखिएगा, मैं आपसे बोलूं कि बहुपद का जो व्यापक रूप होगा, व्यापक रूप या मानक रूप, आपसे पूछा जाए व्यापक रूप या मानक रूप, तो बहुपद के घात के आधार पे व्यापक रूप दिखा जाता है। चलिए तो देखते हैं हम व्यापक रूप क्या हो सकता है। तो व्यापक रूप में आपसे बोलेगा जितना बहुपद, जितना घाती बहुपद होगा उसके हिसाब से बहुपद का व्यापक रूप लिखा जाएगा। चलिए तो मैं सबसे पहले एग्जांपल ले रहा हूं आपको द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो आपको द्विघात बहुपद के लिए आप क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले आप ये करने वाले हैं कि एक आराम से चर राशि ले लीजिए, चर संख्या ले लीजिए, कोई भी चर संख्या y z, मतलब बट सिंगल होना चाहिए चर संख्या, उसमें केवल एक, यानी x लिए तो x, y लिए तो y, z लिए तो z, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप आराम से लिख सकते हैं। तो यहां पर देखिए व्यापक रूप जो लिख रहे हैं x, बिल्कुल ले लिए x लेने के बाद द्विघात है 2 रख लीजिए इसको, फिर आप प्लस की सहायता से क्या कर लीजिए, प्लस की सहायता से आप यहां पे लिख लीजिए, फिर x, एक कम करते जाइए, घात इसका कम कर लीजिए, 2 यहां पर कुछ नहीं तो अब 1 हो जाएगा ना, 1, फिर आगे 0। आपको बताया गया होगा कि कोई भी संख्या दिखे, यानी क्या चीज, संख्या, और उसका पावर 0 हो, संख्या और उसका पावर 0 हो, तो उसका वैल्यू 1 होता है, याद रखिएगा 1 होता है। चलिए तो यहां पर देखिए x स्क्वायर प्लस का x, और ये आपका क्या हो जाएगा 1। आपको क्या करना होगा, मैं ये बातें बता रहा हूं, डायरेक्टली आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक क्रम मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यहां पर आप क्या कर लीजिए, जो ABCD, A से आरंभ कीजिएगा और अनंत मतलब Z तक लिखते चले जाइएगा, बट यहां पर आपको देखना होगा घात के हिसाब से, यानी सबसे पहले A से स्टार्ट कीजिए, वो भी स्मॉल में, तो आप यहां से क्या कर लीजिए A, फिर यहां पर B, और यहां पर आप C लिखेंगे। अब देख लीजिए a x स्क्वायर हो जाएगा प्लस का bx, और यहां पर c में 1 से गुणा करेंगे c आ जाएगा।
अर्थात द्विघात बहुपद का व्यापक रूप आपका ax² प्लस का bx प्लस का c, ये आपका आ जाएगा। यहां से आपका ये आ जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए, मैं आपसे कहूं त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए, आप कुछ मत कीजिए, यहां पर लिखिए x³ प्लस यहां पर लिखिए 3 रखिए, फिर 2 रखिए, फिर 1 रखिए, फिर अब यहां पर देखिए जरा, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यहां पर आप 1 लिखेंगे, डायरेक्टली लिख लीजिए ना 1, क्योंकि अब तो समझ पा रहे हैं 0 का मतलब 1 होता है, मतलब 1 रख लीजिए। अब यहां पर 1 लगाते चले जाइए, ax³ प्लस का यहाँ पर b लगाएंगे, bx² प्लस का यहाँ पर c लगाएंगे, cx, और प्लस का यहाँ पर अब क्या लिखने वाले हैं, 1 में d से गुणा करेंगे तो d आ जाएगा। ये आपका व्यापक रूप हो गया। अगर यहीं पे बोले रैखिक का लिख लीजिए, तो रैखिक का आपको लिखने की बात कर लिया जाए तो आप रैखिक के लिए क्या लिखने वाले हैं, आप एक घात तो एक ही हुआ है ना उसका, प्लस का यहाँ पर घात 0 मतलब 1। चलिए यहां पर लगाइए a प्लस का b में 1 से गुणा होगा b, अर्थात ये आपका रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हो गया ax प्लस का b, ये आपका रैखिक बहुपद का व्यापक रूप हुआ। कोई दिक्कत नहीं है, इतनी तक समझ में आ गई होगी। व्यापक रूप आप किसी का समझ सकते हैं। एक चीज और यहीं पे मैं बता देता हूं कि आपको क्या एक और बात ध्यान में रखना होगा, अगर आपको बोला जाए बहुपद द्विघात है, बहुपद क्या है, द्विघात है, तो जब बहुपद द्विघात है, बहुपद त्रिघात है, बहुपद चतुर्घात है, बहुपद रैखिक है, कुछ भी बोल दे कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से लिख लीजिएगा घात के आधार पे व्यापक रूप, कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर आगे इसमें अगर मैं बता देता हूं कि क्या होगा, तो एक और चीजें बन सकती है कि बहुपद के व्यापक रूप तो लिख सकते हैं, फिर आगे पूछ सकता है कि बहुपद का घात कितना होगा, घात क्या शून्यांक कितना होगा, तो घात के आधार पे शून्यांक काउंट करते हैं। यानी बहुपद की मैं यहां पे बता देता हूं, बहुपद का शून्यांक, बहुपद का शून्यांक, यानी बहुपद का शून्यांक क्या होगा, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जितना घात होगा उतना ही उसका शून्यांक होगा। बहुपद का जितना घात होगा उतना ही उसका शून्यांक होगा। चलिए यहां पर देखिए त्रिघात बहुपद है, देखिए x³ सबसे बड़ा घात 3, त्रिघात बहुपद है, यानी त्रिघात बहुपद है तो इसका शून्यांक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए ये द्विघात है, जब द्विघात बहुपद है तो इसका शून्यांक 2 हो जाएगा, जितना घात उतना शून्यांक। रैखिक बहुपद है, इसका शून्यांक 1 हो जाएगा, अर्थात जितना घात उतना शून्यांक। चलिए शून्यांक में भी दिक्कत नहीं आएगा। और शून्यांक को जो सूचित करने की बात किया जाए तो हम लोग का जो भी बहुपद है 10 क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद का रिलेशन 9th क्लास में भी होगा, यानी बहुपद का जो भी आएगा हम लोग को त्रिघात से अधिकतर नहीं मिलने वाला है, त्रिघात बहुपद तक मिलेगा। तो त्रिघात बहुपद की जो मैं बात करूं तो त्रिघात बहुपद तक की जो कंडीशनल है चीजें यहाँ पर है, आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि बहुपद अगर आपके पास है जितनी घात होगी उतनी शून्यांक, तो घातों के आधार पे शून्यांक को सूचित जो करने की बात आई तो हम लोग यानी रैखिक बहुपद होगा तो अल्फा केवल मिलेगा, फिर द्विघात होगा तो अल्फा बीटा मिलेगा, अगर त्रिघात होगा तो अल्फा बीटा गामा मिलेगा। मतलब रैखिक के लिए अल्फा, द्विघात के लिए अल्फा गामा बीटा, और त्रिघात के लिए अल्फा बीटा और गामा। यानी ये चीजें आपको शून्यांकों को सूचित करने का साइन है, यानी शून्यांकों को सूचित करने का चिन्ह है। शून्यांक अल्फा बीटा गामा, यानी 3 शून्यांक मिलता है। लगभग त्रिघात तक हम लोग चलते हैं लेकर, यानी त्रिघात तक ही ऑप्शनल चीजें मतलब मिलती भी है क्वेश्चन। तो यहां से हम लोग को शून्यांक समझ में आ गया, व्यापक रूप समझ में आ गया। व्यापक रूप के साथ साथ हम लोग ये देख पा रहे हैं कि कैसे हम लोग आराम से शून्यांक को भी बता सकते हैं और व्यापक रूप कैसे लिख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसको मिटा करके। आप लोग आराम से देख लीजिए कि कैसे हम लोग समझ पा रहे हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं।